हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो आज अपन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं सोइल का, उसका नाम है कंसोलिडेशन एंड कॉम्पेक्शन। इसका मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स में, ध्यान देना कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए वो सब अपन यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने सोइल मैकेनिक्स से फर्स्ट चैप्टर से 3 पार्ट अपन ने इसमें रिलीज़ किए थे, जिससे कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में पूछे गए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन इज कि द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल इज। कंसोलिडेशन टाइम सॉइल के लिए क्या रहता है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, राइट। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग परमेबिलिटी, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज, राइट। एंड सो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट इज ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन टाइम की, ठीक है। जो टाइम फैक्टर होता है दोस्तों टी वी, वो क्या होता है आपका सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो स्मॉल टी होता है, स्मॉल टी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? इट इज़ स्मॉल टी क्या हो जाएगा? टी वी डी स्क्वायर अपॉन सी वी हो जाएगा। और सी वी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सी वी की वैल्यू होती है अपने के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू। तो इस तरीके से जब अपन सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही हो रहा है कि जो टाइम फैक्ट जो कंसोलिडेशन टाइम है वो कंप्रेसिबिलिटी के साथ इंक्रीज होता है, परमेबिलिटी के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इट मीन्स डिक्रीज होता है, और इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस चेंज के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला अपन देखते हैं स्टेटमेंट कि वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू ए वेरी हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। तो ये राइट है कि भाई जो वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल होती है, इट कैन बी कॉम्पैक्टेड टू ए हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल, राइट। उसके बाद है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये भी सही है। अपन को क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ध्यान देना है, ये जो है इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रखता हूँ कि क्वेश्चन पता रहे कि अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। फिर है कि बाय कॉम्पैक्टिंग एट हाई इनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सोइल एट 100% सेचुरेशन। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर कोहेसिव सोइल्स। ध्यान देना, फॉर कोहेसिव सोइल की बात कर रहा है कि विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट अगर बढ़ता है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज। थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन क्या होती है दोस्तों? दैट इज 20 mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, ये अपन बात कर रहे हैं IS कोड 2720151986। इसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन है इट शुड बी 20 mm। इट शुड बी 20 mm। और जबकि इसका जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए? 60 mm। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 60 mm। अभी तो इसने क्या पूछा कि थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन 20 mm होनी चाहिए, पर अगर क्वेश्चन में कभी डायमीटर पूछ ले तो वो होता है 60 mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इफ़ द वॉइड्स ऑफ ए मास आर फुल ऑफ एयर ओनली देन द सोइल इज टर्म्ड एज। इफ द वॉइड्स ऑफ ए मास आर फुल ऑफ एयर ओनली देन द सोइल इज टर्म्ड एज द सोइल विल बी टर्म्ड एज ड्राई सोइल। ये चीज़ अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फुली एयर है तो ड्राई होगी, और अगर फुली वाटर से है तो ये सेचुरेटेड होगी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ कंसोलिडेशन है ये इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने पे, ठीक है दोस्तों। अपन जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है जो के प्रोपोर्शनल होता है, वो गामा अपॉन म्यू होता है फ्लूइड, ठीक है। तो और जो म्यू होता है वो 1 अपॉन टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर म्यू टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल हुआ और के इसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया तो के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान देना, के जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
तो इसीलिए इस ऑप्शन में क्या बताया गया है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनड्रेन्ड टेस्ट। दोस्तों जो आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि इसको अपन लिख सकते हैं USC, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट, ध्यान देना कि इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट इन विच कन्फाइनिंग प्रेशर जो होता है ना, कन्फाइनिंग प्रेशर को अगर अपन सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं तो वो जीरो होता है, कि इट इज़ ए स्पेशल case of triaxial test in which confining pressure sigma 3 is 0. The test is conducted only on cohesive soils like clay soils. The test is suitable for clay under in condition for which Morse failure envelope is a horizontal line, ठीक है, जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होते हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन में कहाँ दे रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब ये आप याद रखना कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब दोस्तों बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता क्या है, अपन इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ के अपन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सी इज इक्वल्स टू एम वी इंटू गामा। अब के तो हो गया आपका परमेबिलिटी वाला, तो उसकी यूनिट तो हो गई मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना इसकी यूनिट तो क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एम वी हो गया आपका मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इंटू गामा की वैल्यू न्यूटन पर मीटर होती है, यूनिट जो होती है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है ऐसा यूनिट। जब आप इसको अपने दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान देना यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो गया सी वी इज इक्वल्स टू के अपॉन एम वी इंटू गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अपन कहाँ से निकालते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। बेसिकली क्या है कि प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज ए लेबोरेटरी मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच, ध्यान देना जो आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को अपन OMC भी लिखते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सोइल, एट विच गिवन सोइल टाइप विल बिकम मोस्ट डेंस, जो सोइल है वो आपका मोस्ट डेंस हो जाएगा एंड अचीव इट्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ये अटेंड कर लेता है इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, जहाँ ये एकदम डेंस हो जाती है सोइल इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोइल इज डिनोटेड बाय, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल किससे डिनोट होती है दोस्तों, दैट इज D10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज़ द यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ मोर देन 10, कौन सी सोइल है जिसका यूनिफॉर्म कोफिशिएंट 10 से ज़्यादा होता है, दैट इज वेल ग्रेडेड सोइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान देना दोस्तों जो आपकी वेल ग्रेडेड सोइल होती है उसकी जो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है दैट इज ग्रेटर देन, वेल ग्रेडेड के लिए ध्यान देना, वेल ग्रेडेड के लिए इट इज़ ग्रेटर देन 4 और सैंड के लिए इट इज़ ग्रेटर देन 6। ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट के जो 2 वीडियोस थे पार्ट 2 शायद पार्ट 3 में भी अपन ने ये देखा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इसके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी उसका वेल ग्रेडेड के लिए ग्रेटर देन 4 और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6, इसलिए यहाँ पर जब ग्रेटर देन 10 पूछा तो अपन ने वेल ग्रेडेड सोइल सेलेक्ट करी है क्योंकि हाईएस्ट जो वैल्यू है वो इसी की है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, uniformity coefficient of filter sand it is represented by D60 by D10। नेक्स्ट क्वेश्चन है the coefficient of compressibility of soil is the ratio of, coefficient of compressibility of soil it is the ratio of strain to stress। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ
कंप्रेसिबिलिटी हो गया सोइल का, ए वी इज इक्वल टू दैट विल बी माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, सो इट विल बी स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर ए 0.2 की कौन सा टाइम फैक्टर है जो 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दिखाता है, दैट इज 0.2। दोस्तों इसमें मुझे टाइम फैक्टर अपन ने टीवी से अगर अपन डिनोट करते हैं तो इट इज़ π/4 यू स्क्वायर। ठीक है, इफ़ u इज़ लेस देन और इक्वल टू 60%, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 50% है। जो u है वो बोल रहा है कि ये 50% है जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, तो टी वी इज इक्वल टू π/4। ठीक है, यू स्क्वायर की जगह यू की जगह आप वैल्यू रख दो 0.5 स्क्वायर, जब परसेंटेज को आपने कन्वर्ट किया तो इट विल बी 0.196, it will be 0.196, then approximately it will be 0.2, so option number A is the right answer 0.2। ये आपको ऐसा रटना नहीं है आपको, लेकिन इसका फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा कि टाइम फैक्टर इन रेफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या होगा, π/4 कर दो और यू स्क्वायर, बस। यू क्या है आपका, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया जो भी आपको परसेंटेज में दे रखा होता है। ध्यान देना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 60% हो, मतलब लेस देन और इक्वल टू 60% है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज कौन सा फॉर्मूला होता है दूसरा, टी वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस यू परसेंटेज। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 60 से कम वाले पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है एमसीक्यूज के पर्पज से, तो इसको थोड़ा सा हो सकता है इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, पर आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। इट विल बी 1.781 माइनस 0.933 log 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द ड्राई मैक्सिमम डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सोइल इज गिवन बाय 1.65 ग्राम per cc or 20.5% respectively. What is the percentage of air content of soil at OMC if the specific gravity of soil is given by 2.65? दोस्तों इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो गामा डी दे रखा है, ड्राई डेंसिटी 1.65 ग्राम पर सीसी। ठीक है, उसके अलावा वाटर कंटेंट रेशियो दे रखा है, इट इज़ 20%। ठीक है, या 20.5 है तो इट विल बी 0.205, क्योंकि जब आप परसेंटेज को उसमें कन्वर्ट करेंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको 2.65। अब ठीक है, अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सोइल, अपन को निकालना है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सोइल। अब अपन को एक चीज़ पता है कि जो परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट होता है एस प्लस ए सी इजिकल्स टू 1 होता है, सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इजिकल्स टू 1 होता है। अगर अपन सेचुरेशन निकाल ले तो अपना एयर कंटेंट आ जाएगा। अब चूंकि अपन को गामा डी वगैरह दे रखा है, गामा डी दे रखा है, जी दे रखा है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों जो कि अपन ने लास्ट 3 वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था, जी 3 में से शायद किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था, 1+W/GS/S। ठीक है, इसमें अपन को क्या कर रखना है, सिर्फ अपन को वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें ध्यान देना, इसमें सिर्फ अपन को वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो गामा डी की वैल्यू क्या है 1.65 इजिकल्स टू, जी एस की वैल्यू क्या होगी 2.65 इंटू 1, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 0.205 इंटू जी की वैल्यू 2.65 जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, यहाँ से ये एस आएगा, इस एस जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एस की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, इट विल बी 0.896, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.896। अब 0.896 प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.896, इट विल बी अराउंड 0.104। अब यहाँ जो 104 है एक्चुअली परसेंटेज में पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा तो 104, जब 0.104 का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो इट विल बी 10.4। सो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अपन ने क्या किया कि सबसे पहले एस निकाला और एस प्लस ए सी इज टू 1 होता है। जस्ट कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि आपको फॉर्मूलों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जस्ट फॉर्मूले किस किस के क्या होता है और कैसे कैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है और किससे आप क्या निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोर सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड्स एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्ले और सैंडी सॉइल्स। ठीक है, दैट इज न्यूमेटिक रब्ड टायर्ड रोलर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसमें मुझे कि टाइप ऑफ रोलर मोर सूटेबल किसके लिए होता है, ठीक है, कौन सी सोइल के लिए होता है, कौन सा रोलर, ठीक है। देखो 3-4 तरीके के रोलर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि आपका रैमर या टेम्पर्स, ठीक है। उसकी जो सूटेबिलिटी होती है वो ऑल के लिए होती है, किसी भी तरीके की सोइल के लिए आप वो सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका स्मूथ व्हील्ड रोलर, ठीक है। वो किसके लिए काम में आता है, ग्रेवल्स या क्रस्ट जो रॉक होती है, क्रस्ट रॉक जिसको हम CR से लिख देते हैं, ये होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर। उसके बाद आता है आपका न्यूमेटिक, जैसे स्मूथ व्हील्ड रोलर आ गया, ये काम में आ गया आपका। इसके बाद आता है आपका न्यूमेटिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूमेटिक टायर रोलर वो होता है आपका सैंड और ग्रेवल के लिए, सैंड और ग्रेवल के लिए। उसके बाद आता है आपका शीप फुट रोलर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है शीप फुट रोलर, वो होता है आपका क्ले सोइल के लिए, ध्यान देना, वो होता है आपका क्ले सोइल के लिए। एक होता है आपका वाइब्रेटर रोलर होता है आपका सैंड के लिए, इट इज़ फॉर सैंड, ठीक है। तो न्यूमेटिक टायर रोलर तो आपको पता चल गया क्ले और सैंड के लिए। शिप फुट रोलर जो हुआ आपका वो किसके लिए हो गया, क्ले सोइल के लिए, ठीक है, वो हो गया आपका क्ले सोइल के लिए। फिर आता है आपका स्मूथ व्हील रोलर हो गया आपका ग्रेवल और सैंड के लिए। उसके बाद आता है आपका वाइब्रेटरी रोलर, वो होता है आपका सैंड के लिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आपका क्ले और सैंड पूछा है और रोलिंग सबग्रेड्स पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज टू कॉम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन सोइल। अब इसने क्या पूछा, ध्यान देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज फॉर द कोर्स ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन सोइल के लिए कौन सा यूज होता है दोस्तों, दैट इज ड्रम रोलर। न्यूमेटिक अपन डिस्कस कर चुके हैं, टैंपिंग अपन डिस्कस किए थे, टैंपिंग है रोलर जो कि ऑल सोइल के लिए होता है, ठीक है। उसके वाइब्रेटरी रोलर अपन ने डिस्कस किया था जो कि पर्टिकुलर सैंड के लिए होता है, पर कोर्स ग्रेन का अपन ने वहाँ डिस्कस नहीं किया था, तो उसके लिए कौन सा यूज होता है, दैट इज ड्रम रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉन यूनिफॉर्म कैपेसिटी में कोज द कंक्रीट। जो नॉन यूनिफॉर्म कैपेसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन इट में कोज द कंक्रीट। पोरस भी हो सकती है कंक्रीट के, अगर कॉम्पैक्शन नहीं हो तो उसके वर्ड्स पूरे फिलअप नहीं हुए, और वर्ड्स फिलअप नहीं हुए तो वो डेंस नहीं हुई, इससे पोरोसिटी रहती है। दूसरा नॉन होमोजीनियस भी होती है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, इसको तो आपको जस्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जस्ट 5 से 10 सेकंड में ही आपको इसका सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी क्ले डिपॉजिट्स ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वॉइड रेशियो 0.5 अंडरगो सेटलमेंट एंड नाउ इट्स फाइनल वॉइड रेशियो 0.2 देन द थिकनेस सेंटीमीटर ऑफ द सेटलमेंट लेयर। इसमें पूछा है कि आपका ये जो फाइनल वॉइड रेशियो जो है आपका 0.2 है, तो थिकनेस पूछी सेटलमेंट लेयर की, ठीक है दोस्तों। अपन को पता है कि जो पोरोसिटी होती है, ठीक है, इसमें अपन को थिकनेस दे रखी है, ठीक है, इसमें अपन को क्ले डिपॉजिट की थिकनेस दे रखी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा अपन को इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है, इसने ध्यान देना, इसने दे रखा है इनिशियल वॉइड रेशियो कि 0.5 एंड नाउ इट्स फाइनल वॉइड रेशियो क्या है आपका, एफ क्या हो जाएगा आपका 0.2। वॉइड रेशियो कम हो जाएगा क्योंकि कॉम्पैक्शन। उसके बाद इसने पूछा कि थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर कितनी है, तो जो थिकनेस होती है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच इजिकल्स टू एच नॉट इंटू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नोट। ध्यान देना, अब जस्ट आप वैल्यूज रखते रहो, डेल्टा एच इजिकल्स टू एच ओ की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 10 इंटू इन डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपके डिफरेंस आया है तो 0.5 माइनस 0.2 दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट की वैल्यू क्या है 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन में सी, ओके, ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर किधर है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नोट इंटू डेल्टा ई अपन 1 प्लस ई नोट, ठीक है।
फॉर्मूलों की मैं एक अलग से क्लासेस करवा दूंगा आपको, एक बार अपनी जो सीरीज है, जो पूरा कोर्स चल रहा है वो एक बार पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपका कोर्स भी चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सैंड। कॉम्पैक्टेड सैंड की जो परसेंटेज लिमिट होती है पोरोसिटी की, वो क्या होती है दोस्तों, दैट इज 15 से 30%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग ए मिनिमम ऑफ एयर वॉइड्स। राइट है कि कंटिन्यूस ग्रेडिंग नहीं चाहिए, आप किसी किसी इंटरवल में भी ग्रेडिंग लो तो भी वो मिनिमम एयर वॉइड्स आपके आएंगे। सेकंड है कि द ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज शोन बाय ए सर्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्रेडिंग कर्व, एकदम राइट। तीसरा है कि द ओमिशन ऑफ ए सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी बट ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइबिलिटी, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें बेसिकली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और अपन को करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट की ऑल ऑप्शंस आर दी करेक्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई 2018 में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो में किसी भी तरह की कमी नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। पिछले दो चार दिन से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, बट नाउ अब मेरी तबीयत सही है, तो मैं अब कंटिन्यूस अपना जैसा रूटीन चलता रहा था वैसे रूटीन चलता आएगा। और उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो उन सब लोगों को शेयर कर रहे होंगे जो किसी ना किसी तरह से सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्लस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के बाद में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।